और लाइफ की वैरायटी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। हमारे पास कॉन्सेप्ट जो बताता है कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो डाइवर्सिटी है क्या? डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। वैरायटी क्या है? मीन्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ जो होगी, सबसे पहले अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि एनिमल्स देख रहे हैं, हम प्लांट्स देख रहे हैं, हम ह्यूमंस देख रहे हैं, ठीक है। और हम क्या चीजें कुछ चीजें जो हम देख नहीं रहे, यानी कि लाइफ सिर्फ इसी फॉर्म में मौजूद नहीं है जो हमें नजर आ रही है, बल्कि इस फॉर्म में भी मौजूद है जो हमें नजर नहीं आ रही। और उसकी जो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं वो कौन है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज, जिनको अब हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि हम डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी या वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक हो गया। तो अब उसमें हमारे पास क्या है जो हमारे पूरे प्लानिट पे एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अब इसमें क्या आ जाएगी कि ये जो बात मैंने की कि भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें शामिल है, आपके प्लांट्स भी शामिल है इसमें, एनिमल्स भी शामिल है, ह्यूमन भी शामिल है। अब इसकी वजह सबसे बेसिक रीजन इसकी क्या है कि इनमें क्या डिफरेंस है? इनकी बेसिक रीजन हमारे पास क्या है कि इनकी जो पहली रीजन है वो इनकी वैरायटी की या इनके डिफरेंट होने की सबसे पहली रीजन है इनका जेनेटिक डिफरेंस, ठीक है। कि अल्लाह ताला ने जो इनके बनाया है जिस चीज से, या जो वेरिएशंस है वो फितरत में रखी है, ठीक है। और साइंटिफिकली हम उनको क्या बोलते हैं? वो हम उनकी जेनेटिक वेरिएशंस हैं, उनके बनने में ही चीजें डिफरेंट है। जब उनकी बेस चेंज है तो फिर वो क्या करेंगी? उनका बिहेवियर भी चेंज होगा। जैसे वो दिखने में एक दूसरे से डिफरेंट है, इसी तरह वो एक दूसरे वो बिहेव करने में भी डिफरेंट है। फिर वो जब बिहेवियर उनका चेंज होगा तो वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। और फिर वो एक दूसरे के साथ कैसे, लाइक आपस में कैसे करेंगे, एक तो अपने एनवायरनमेंट से, और प्लस अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लिविंग थिंग्स के साथ क्या इंटरेक्ट करेंगे, या अपने जैसे बींग्स के साथ ही कैसे डिफरेंट इंटरेक्ट करेंगे। ये हमारे पास सारा मिलके क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स सेटअप और इंटरेक्शन बनाता है, ठीक है। अच्छा, क्यों जरूरी है ये हमारे पास? ठीक है, क्योंकि वेल बीइंग ऑफ बोथ प्लैनेट और फ्यूचर जनरेशंस, ये हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमारे पास ये कि इसकी जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, वो एक्चुअली कहने का मकसद इसमें ये है कि जिस तरीके से अगर हम ये बात करें कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे मेन मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? खुद अपने लिए तो वो बनाते ही बनाते हैं, वो बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी फूड वो बना रहे हैं, वो एनिमल्स के लिए भी बना रहे हैं, वो ह्यूमंस के लिए भी बना रहे हैं, ठीक है। तो जब ये आप और अगर फिर ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं वो डिफरेंट उनकी स्पीशीज के लिए फूड वो बन रहे हैं, सोर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर अच्छा, इसी तरह फिर जो एनिमल्स आ जाते हैं, वो डिपेंडेंट तो किसके ऊपर हैं? या तो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, या वो फूड पे, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और ह्यूमन जो है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट, इसी तरह माइक्रोब्स वो भी इन्हीं पे डिपेंडेंट है, वो इनसे फूड ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं ह्यूमन। ह्यूमन क्या है? वो प्लांट्स पे भी हैं, एनिमल्स पे भी हैं, और माइक्रोब्स उनके ऊपर हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई एक भी चीज खत्म होती है तो उससे दूसरे की सर्वाइवल का जो है वो जो है वो खतरे में आ जाती है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम जो बात करें वेल बींग ऑफ बोथ प्लैनेट एंड द फ्यूचर जनरेशन, ये जरूरी है कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करें और इसको मेंटेन रखें और इसको प्रोटेक्शन दें, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हम बात करते हैं कि जो स्पीशी लेवल पे डाइवर्सिटी है, तो ऑलमोस्ट स्पीशी का मतलब क्या है कि जैसे हम एक स्पीशी हैं, एनिमल्स में हमारे पास कैट्स हैं, दे आर अनदर स्पीशी, डॉग्स अनदर स्पीशी। तो हर चीज तो एक दूसरे से डिफरेंट है। प्लांट्स है, डिफरेंट प्लांट्स है, डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है ना। तो इनका जो वो लेवल जिसकी बेस पर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनको, या जेनेटिक डाइवर्सिटी की बेस पर इनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, वो इनका लोअर लेवल पे हम किस पे कह रहे हैं? वो स्पीशी है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ऑलमोस्ट 8.7 मिलियन टू 30 मिलियन स्पीशीज हैं, ठीक है। किस किस में? अब इसमें प्लांट्स भी शामिल हैं, इसमें इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ह्यूमन, सब लोग जो है इसके अंदर हमारे पास शामिल हो जाते हैं। अच्छा, अब लेकिन हम ह्यूमन जितने भी टाइप के सारे होंगे वो स्पीशी एक ही रहेगी,
अब उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास कि इनको हम क्या करते हैं, जो स्पीसीज का आपस में क्या रिलेशनशिप जो होता है, एक दूसरे के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, यानी कि ये इवॉल्व हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना मंकी से इन्वॉल्व हुए या डिफरेंट उससे जो है वो इवॉल्व हुए, तो वो ये क्या कहते हैं कि इनके इंसेस्टर से रिलेशनशिप क्या था, उसकी बेसिस क्या है कि इनके जेनेटिक्स में आपस में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है, इसीलिए जब हम बात करते हैं कि कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, तो जो माइस हैं उनको कंसीडर किया जाता है। रीजन क्या है कि उनका बहुत सारा जेनेटिक मेकअप जो है वो ह्यूमन से मिलता है, पेरेंट्सली कितना डिफरेंट है, लेकिन जेनेटिक मेकअप इनका आपस में मिलता है। ठीक है। और वो हमें किस बेस पे, किससे पता चला? सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। कौन सी सीक्वेंसिंग टेक्निक्स? डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स के बेसिस पे हमें ये पता चला कि भाई कौन कौन से जो स्पीशीज हैं इनकी आपस में एक दूसरे के साथ इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, सॉरी जेनेटिक मेकअप सेम है, और ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ इनके रिलेशन, यानी कि ये इवॉल्व होते हुए इनके दरमियान में जो है कोई कहीं ना कहीं सुपर लेवल पे जाके इनमें कोई रिलेशनशिप था। अच्छा, अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब, इकोसिस्टम हमारे पास क्या होते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कोई एक जैसी तो है नहीं ना। ठीक है, अब उधर क्या है, इधर पानी भी है, इधर खुश्की भी है, इधर प्लांट्स भी हैं, कुछ वेटलैंड्स भी हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं ना, वहाँ के पौधे भी डिफरेंट होते हैं और वहाँ के एनिमल्स भी डिफरेंट होते हैं, और वहां पे रहने वाले जो ह्यूमन बीइंग होंगे उनका रहने सहने का तरीका और ये चीजें जो है वो भी डिफरेंट होंगी। तो हम ये बात करते हैं कि एक इकोसिस्टम जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट ऐसा सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट सिस्टम है, जो कि वहां पे रहने वालों को हेल्प करता है सरवाइव करने में और रिप्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि अब उसमें जो हमने कहा कि वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम है, लाइक अर्थ के ऊपर उसके डिफरेंट है, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है। ठीक है, जो वाटर है उसमें डिफरेंट आ जाएगा, कोरल लीफ्स हैं, वेटलैंड्स हैं, फिर आपके डेजर्ट्स आ जाते हैं जो कि आपके बहुत ही ड्राई एरियाज आ जाते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम में आपकी इकोसिस्टम बेस पे डाइवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, यानी कि हम डाइवर्सिटी की बेसिस पढ़ रहे हैं, स्पीशी लेवल पे डाइवर्सिटी, फिर आपके जो डिफरेंट इकोसिस्टम है, यानी कि डिफरेंट ऐसी निशेस जिनकी, जिधर बेसिकली आपके पास लाइफ सरवाइव कर रही है, तो वहां पे उस लेवल पे डाइवर्सिटी हो सकती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी की जो हमने बात की, ठीक है, अब जेनेटिक डाइवर्सिटी में अगर आप ये देखें कि हर जो है आपकी दो चीजें आ जाती हैं। एक तो स्पीशी लेवल पे डाइवर्सिटी है ही है, इसके बाद हमारी आपस की जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स की भी, इवन सिबलिंग्स की, पेरेंट्स और किड्स की आपस में क्या है, उनके जेनेटिक जो है मेकअप्स एक जैसे नहीं है, वो आपस में डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है, हम जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या कह रहे हैं कि विद इन स्पीशीज जो डाइवर्सिटी है, जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम ह्यूमन बींग सब एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं, हम सबकी डिफरेंट क्वालिटीज हैं, हम लोगों के डिफरेंट ट्रेड्स हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो ये भी एक एवोल्यूशन की जो है हमारे पास बेस है। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या बात करनी थी, ये बेसिस डाइवर्सिटी की। अब उसके बाद इम्पोर्टेंस में हम क्या करते हैं कि हमने ये बात की कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। अच्छा, अब क्या है आपके इसमें, क्योंकि आपका जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट उसमें प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जैसे पोलिनेशन हो रही है, न्यूट्रिएंट साइकिल हो रही है, वाटर प्यूरिफिकेशन हो रही है, क्लाइमेट रेगुलेशंस हो रही हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ये प्रोसेसेस हैं जो कि आपकी सर्वाइवल ऑफ लाइफ ओवर द अर्थ उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और हर इकोसिस्टम डिफरेंट किस्म की इन प्रोसेसेस को डिफरेंट फॉर्म में अब जो है उसको सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज्यादा, कि वो किस तरीके से इन सारे फंक्शंस को इफेक्ट करती हैं। और अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, या और आप बार बार देखेंगे स्पेशली इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, आप ये जरूर देखेंगे बार बार, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे अब हम बात कर रहे थे कि जो डिफरेंट इकोसिस्टम है उधर डिफरेंट स्पीशीज हैं। अब अगर आप उनको वहां से खत्म कर देते हैं या उनमें से किसी एक को खत्म कर देते हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसी हो जो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी हैबिटेट से बिलोंग करती हैं, तो वो क्या होगा कि आपने उसको, उस स्पीशी को वहां से बेसिकली खत्म कर दिया।
अगर तो वो रेयर स्पीशी होगी तो वो फिर आपने उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी, और वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रही थी एक सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो अब वो चीज वैसे पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, अगर आप सिंपल इसी चीज को देख लेना, कि जैसे हम बहुत सी चीजें हैं जो हमें लगता है अपेरेंटली कि उनका कोई रोल नहीं है, हमारे घरों में रहने वाले आप लेजर्ड्स को ही देख लीजिए, ठीक है, लेजर्ड्स का क्या है कि वो एक काइंड ऑफ इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर रही हैं, एक चीज दूसरी चीज को कंट्रोल कर रही है, जब आप एक चीज को खत्म कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, कि टोटली आप अननेचुरल लेवल तक उसे खत्म कर देंगे, तो आपका जो है कोई दूसरा प्रॉब्लम जो है वो राइज हो जाता है। यानी कि नेचर के साथ बेसिकली जब आप जो है प्ले करते हैं तो उससे डिफरेंट किस्म के अनसीन प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आपके पास क्या है कि पोल्यूशन पोल्यूशन तो ऑब्वियसली कर ही आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, अब इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है। अब इन्वेसिव स्पीशीज क्या होती है, कि ऐसी स्पीशीज आपने किसी इकोसिस्टम में डाल दी जो कि वहां से बिलोंग नहीं करती थी, तो वो क्या होगा कि एक तो उसकी सर्वाइवल मुश्किल है, दूसरा वो जाके दूसरी स्पीशीज को कैसे अफेक्ट करेगी, ये भी एक जो है एक हमारे पास जो है प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या होती हैं, कि जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर बोटेनिकल गार्डन्स बने हुए होते हैं, उनका मकसद क्या होता है कि जो डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज है ना इसकी, प्लांट्स की, उनको प्रिजर्व किया जाए, स्पेशली जो इंडेंजर्ड हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक मिनट बच्चा जरा रुकिए। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया कि इसकी एफर्ट्स हमारे पास जो इसको कंजर्व करने के लोकल और इंटरनेशनल दोनों किस्म के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। स्पेशली जैसे हम देखते हैं कि हमने पेंडा का देखा है, या डिफरेंट जो इंडेंजर स्पीशीज है उनके लिए डिफरेंट किस्म की मूवमेंट चल रही होती हैं, और हैबिटेट प्रिजर्व करने के लिए जैसे आपके बोटेनिकल गार्डन्स बना दिए जाते हैं, आपके सफारी पार्क्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। और ताकि जो है उन चीजों को, एरियाज कोई होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई इकोसिस्टम था वो डिग्रेड हो रहा है, उस एरिया को आप प्रोटेक्ट कर देते हैं कि वहां पर जो है उसको हार्म से जो है बचाया जा सके, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स होती हैं बायोडिवर्सिटी को रिक्लेम करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं कि भाई ये इतने सारे एनिमल्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, अब ये कहाँ कहाँ रह रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी जगह हैं ये जहाँ पर रह रही हैं, ठीक है, इनके मोड ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। तो मोड ऑफ लाइफ में इनके क्या है कि टेरेस्ट्रियल, ठीक है, क्योंकि दो दो तो मेजर सिस्टम है ना हमारे पास, या तो पानी है या लैंड है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सिस्टम आ जाएंगे उसमें क्या आ जाएंगे कि या तो टेरेस्ट्रियल आ जाएगा या इक्वेटिक आ जाएगा। एर्बोरियल कौन से होते हैं, जो कि दरख्तों पे रहते हैं, ठीक है ना। फिर बर्ड्स में क्या है कि जो अंडरग्राउंड रह रहे हैं हमारे पास। पैरासाइटिक एंड सिम्बियोटिक कौन से होते हैं, जो या तो किसी दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं लिविंग सिस्टम पे, या वो उसके साथ आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रह रहे हो, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स जो है कहाँ पर रह रहे हैं हमारे पास, लैंड पे रह रही हैं, ठीक है। और क्या कर रही हैं वो, उनमें कौन से शामिल हैं, हमारे एनिमल्स, हमारे प्लांट्स, हमारे ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और टेरेस्ट्रियल में कौन से इकोसिस्टम आ जाएंगे हमारे पास, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, टुंड्रास, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास कौन से आ जाएंगे, लैंड बेस्ड सिस्टम्स आ गए। अच्छा, अब इक्वेटिक इक्वेटिक में हमारे पास कौन से, यानी कि हमारे ओशंस में, हमारे सी में, रिवर में, लेक्स में, या वेटलैंड्स में, ठीक है, जहां जहां पे ये रह रहे हैं ये हमारा सिस्टम कौन सा कहलाता है, इक्वेटिक। ये हमारे पास सोर्सेज आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि कौन कौन इसमें शामिल है, हमारी फिश है, वेल है, डॉल्फिन है। बेटे टुंड्रास वो होते हैं कि जहां पर हमारे पास हर वक्त बर्फ होती है, ठीक है। एक सेकंड बच्चा। अच्छा, ठीक है, जब हमारे पास जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं ना,
जहाँ पर ग्रास नहीं होती है, कुछ बड़े दरख्त होंगे, सिर्फ चंद एक ग्रास लैंड होंगी। जो ग्रास लैंड होती हैं वहां क्या होते हैं कि वहां पे बड़े दरख्त नहीं होते, ठीक है ना। फॉरेस्ट जैसे क्या होता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें दरख्त नजर आते हैं। ग्रासलैंड में जो छोटी ग्रास होगी या श्रब्स होंगी। डेजर्ट में कुछ भी नहीं हमें नजर आएगा, सिवाय चंद एक डेजर्ट प्लांट्स के। टुंड्रास जो होते हैं हमारे ठंडे इलाके होते हैं, जहाँ पर हर वक्त सारी जगह बर्फ गिरी होती है जमीन पे। तो वहां पे प्लांट जो है ना ग्रो नहीं कर सकता, सिवाय चंद एक प्लांट्स के। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इनमें डिफरेंस है। हमारे अगले लेक्चर्स आएंगे, उसमें मैं आप लोगों को ये पूरे इसके नोट्स भी दे दूंगी, तो आप लोगों को ज्यादा इंटरव्यू हो जाएगी, वहां डिस्कशन ज्यादा अच्छी कर लेंगे। लेकिन ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब इक्वाटिक में हमारे पास क्या है कि फिश, वेल्स, डॉल्फिन, टर्टल, एम्फीबियंस और इक्वाटिक प्लांट्स, ये सारे के सारे एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये हमारे इक्वाटिक उसमें आते हैं। बेटा क्लियर हो गया? जिसमें क्वेश्चन पूछा था प्लीज मुझे बता दे। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे आ जाते हैं एर्बोरियल्स। एर्बोरियल्स कौन से होते हैं कि वो एनिमल्स जो कि अपना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर लाइफ वो अपना ट्री पे गुजार देते हैं, ठीक है। सच एज कि आपके प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स मींस मंकीज और एप्स। वो कहाँ पे रह रहे हैं कि लाइक उनका जो किस पे, आपके दरख्तों पे अपना जो उन्होंने गुजारा होता है। फिर इसी इसी में हमारे बर्ड्स और रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने हाउसेस कहाँ पे बना रहे होते हैं, वो एक्चुअली ट्रीज पे जो है ना अपने बना रहे होते हैं। और बाकी टाइम वो क्या है, फिर लैंड के साथ उनका इंटरेक्शन है। लेकिन बर्ड्स का किसके साथ होता है, एरियल उनकी जो है वो लाइफ गुजर रही होती है, ठीक है। अब एरियल में हमारे पास कौन से आ जाएंगे, जो ज्यादातर टाइम हमारे पास एयर पे गुजार रहे हैं, और थोड़ा कुछ टाइम अपना यानी कि कुछ प्लांट्स पे या ट्रीज पे गुजारेंगे, ठीक है। अब उनमें कौन से आ जाएंगे हमारे पास, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, बटरफ्लाईज हैं, ये सारे के सारे, कुछ रेप्टाइल्स लाइक फ्लाइंग स्नेक्स और लेजर्ड्स वगैरह, जो आपकी जो है कहाँ पर या तो हवा में वक्त गुजारेंगे या अपने लिविंग के लिए ट्री को जो है वो बेस बनाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह बर्डिंग में हमारे पास क्या होते हैं कि वो एनिमल्स जो अंडरग्राउंड अपने बर्रोज जो है वो डिग करेंगे या उधर रहेंगे, टनल्स बना के रहेंगे। अब इनमें कौन से आ जाएंगे, मोल्स हैं, पेरेरीज डॉग्स हैं, रैबिट्स हैं, ठीक है। इस तरह के सारे एनिमल्स जो है हमारे पास वो ये मोड ऑफ लाइफ भी हमारे पास आ जाएगी। और ऑब्वियसली जब सैंड है तो उसमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रह रहे होंगे। पैरासाइटिक रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सरवाइव कर रहा होता है, ठीक है। अब इनके होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप तो नहीं कहेंगे, होस्ट और मास्टर रिलेशनशिप ही कहेंगे इसको, क्योंकि वो सारे का सारा जो अपना न्यूट्रिएंट है और जो बाकी चीजें हैं वो उनसे डिराइव कर रहा है, चाहे इस फॉर्म में दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। अब इसमें कौन से आ जाएंगे कि प्लांट्स हो सकते हैं, फंजाइज हो सकते हैं, या बैक्टीरियाज हो सकते हैं, या एनिमल्स हो सकते हैं कि जो दूसरे के ऊपर सर्वाइव कर रहे होते हैं। अच्छा, अब लाइक दे कैन एक्सप्लॉइट टू देयर होस्ट, ठीक है ना। फिर आ जाता है हमारा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को के साथ एक अंडरस्टैंडिंग से रह रहे हैं, मीन्स दे बोथ आर ऑफरिंग समथिंग टू ईच अदर, ठीक है। अगर कोई एक फूड दे रहा है दूसरे को, तो दूसरा जो है वो क्या दे रहा है, उसको शेल्टर दे रहा है, ठीक है। लाइक जैसे हम अपनी गट माइक्रोबियोटा को देख लेते हैं, तो हमारी गट में क्या मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। वो हमें हेल्प क्या कर रहे हैं, वो हमें फाइबर को डाइजेशन करने में हेल्प कर रही है, इनके फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। एंड इन टर्न्स हम उन्हें क्या प्रोवाइड कर रही है, हम उन्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो फ्लावरिंग प्लांट्स हो, वो पोलिनेटर जो है यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह, उनको क्या दे रहे हैं, उनको फूड दे रहे हैं। और जो पोलिनेटर्स है वो किधर है, क्या हेल्प कर रहे हैं, पोलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो आपकी एलजी है वो कहाँ पे, आपके कोरल्स में जो है सरवाइव कर रही है। तो वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है हमारे पास क्या कर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ओके। अब हम जो ये सारी की सारी बात कर रहे हैं कि लाइफ है और ये डिफरेंट जगहों पे रह रही है, इसमें डाइवर्सिटी है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम इनको बिल्कुल बेसिक पे चले जाए ना, तो हम इन ये जो जितनी भी 30 मिलियन स्पीशीज हैं और वैरायटी ऑफ देयर लिविंग हैबिटेट और ये सब चीजें हैं, तो इनको हम बेसिकली ना सिर्फ दो टाइप ऑफ सेल्स में, यानी कि जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो सिर्फ दो टाइप ऑफ सेल्स के ऊपर, क्योंकि जो हर एक का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है,
हर एक का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल, और वो बिल्डिंग ब्लॉक कितने किस्म के हो सकते हैं? सिर्फ दो। ठीक है, एक किस्म है प्रोकैरियोट्स और दूसरी किस्म है यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं कि भाई, प्रोकैरियोट्स का सिंपल सी कहानी ये है कि ये वो वाले एनिमल्स हैं, सॉरी ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके अंदर क्या होता है हमारे पास, कि जिनमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, क्यों? या अगर हम इससे भी बेसिक इनकी क्लासिफिकेशन लेना चाहें ना, तो हम ये कहेंगे कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं, दे आर एब्सेंट। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं? एक सेल के अंदर जो सब स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं ना, कि यानी कि जो उसके पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर एक सेल बन रहा है, उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनेलिज हैं, ये रैप नहीं है एक मेम्ब्रेन के अंदर। मेम्ब्रेन वो स्पेशल स्ट्रक्चर है कि आप देखोगे जिसकी बेसिस पर दो सेल्स में एक डिस्टिंक्टिव फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है इन यूकेरियोट। न्यूक्लियस जो होगा ना, वो किसी भी सेल का, यानी कि अगर इवन हम अगर फिजिक्स में एटम की भी बात करते हैं, तो उधर भी सेंटर क्या है हमारा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? वो सेंटर होता है, और वो सेंटर है जो कि हमें क्या करता है, जो तमाम के तमाम जो है, इट्स लाइक ए ब्रेन। ठीक है, तमाम कम्युनिकेशन को मैनेज करना, सब चीजें करना हमारे न्यूक्लियस का काम है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका क्या है कि जो न्यूक्लियस इसमें मौजूद नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस होता नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, क्रोमोसोम मौजूद होता है। क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका डीएनए प्रिजर्व होता है। ठीक है, अब उसमें हमारे पास क्या है कि चांदी, अच्छा अब इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन कौन सी चीजें प्रोकैरियोट्स में शामिल है? प्रोकैरियोट्स में सिर्फ दो कैटेगरीज हमारे पास आ जाती है, एक आता है बैक्टीरिया और एक आता है आर्की। बैक्टीरिया क्या है? जो हम एंटीबायोटिक्स जिनके खिलाफ हम ले रहे होते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट इसकी पहचान है। ठीक है, हर जगह हमारे पास मौजूद है, वैरायटी ऑफ मौजूद है, और हम उसे देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास, ये तो नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक हमारे पास होते हैं, बैक्टीरिया की टाइप है, लेकिन वो हार्श इन्वायरमेंट में सरवाइव करती है। हार्श इन्वायरमेंट मीन्स एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम पीएच, एक्सट्रीम प्रेशर। ठीक है, इसी के बेस पर हम इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया? तो अब इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं, कि सारे क्या है, प्रोकैरियोट्स क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। प्रोकैरियोट्स क्या है? दो टाइप के होते हैं, इनमें इनको क्या शामिल होंगे? बैक्टीरिया होंगे या आर्कीज होंगे। प्रोकैरियोट्स क्या है कि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होंगे। प्रोकैरियोट्स क्या है कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल तो होगा पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक हो गया? अब यही हमारे पास इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, और करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या है कि दे डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो न्यूक्लियस मींस बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, डीएनए कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक्चुअली वो बेस है, वो मीडियम है जिसके अंदर ये तमाम की तमाम चीजें जो ऑर्गेनेलिज हैं, वो वो बेसिकली वो प्लेस हुई होंगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म वो बेस है जिसके अंदर ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिज जो हैं, वो बेस होते होंगे। होता कैसा है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर, और वो सेल के अंदर पूरे के अंदर फिल हुआ हुआ। अच्छा, अब और क्या चीज इसमें होती है? इसमें होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? अब जब हम ऑर्गेनेलिज की बात करें तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि डीएनए होता है, डीएनए के बाद क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा हमने क्या कहा कि इनके ये खाना कैसे खाएंगे, लाइक ये अपनी न्यूट्रिशन कैसे पूरी करेंगे? तो इनकी न्यूट्रिशन ये है कि ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और ये हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि ये अपनी फूड खुद बनाएंगे। ठीक है, जैसे प्लांट है, उनको अपनी फूड 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 जो है वो खुद बनाते हैं। क्या ये क्या हो सकते हैं? हेट्रोट्रॉफ के मीन्स ये अपनी फूड खुद नहीं बनाएंगे, ये दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे फॉर देयर फूड। ठीक है, और वो कैसे बनाते, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो फूड कैसे बनाएंगे? या तो वो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वही प्रोसेस है जो प्लांट्स में हो रहा होता है, प्लांट्स में उससे फूड बनती है, या वो कीमोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, यानी कि वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे उनके अंदर क्या चीज मौजूद होगी? उनके अंदर डेफिनेटली क्लोरोफिल मौजूद होगा। ठीक है, कास्टेड सेल्स मौजूद होंगे जो कि उनको हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक हो गया?
फोटोसिंथेसिस का मतलब ही क्या है कि लाइट से फूड बनाना, ठीक हो गया। दूसरा काम क्या होगा उनका, कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि केमिकल की बेस पर वो फूड बनाएंगे, यानी कि किसी ना किसी केमिकल को यूज कर कर, किसी केमिकल में कोई कोई ऑर्गेनिक केमिकल या कोई और न्यूट्रिएंट, उसकी बेस पर वो क्या बनाएंगे, वो फूड बनाएंगे, ठीक है। और हेटरोट्रॉफ का हमने क्या कहा था कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेंगे, वो खुद से फूड नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ जाती है, रिप्रोडक्शन। अब इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो क्या हो सकती है, दोनों तरीकों से हो सकती है। रिप्रोडक्शन के दो ही मोड होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। तो इनमें क्या होगी, इनमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल होगी, ठीक। एसेक्सुअल का क्या मतलब होता है, बाइनरी फिशन मीन्स हर सेल जो है डिवाइड होके दो सेल्स बनाएगा, इनके एक बैक्टीरिया डिवाइड होगा दो बनाएंगे। तो जो दो थे, जो डिवाइड हुआ उसे हम क्या कहेंगे, पेरेंट बैक्टीरिया, और जो बनेंगे वो डॉटर बैक्टीरिया होंगे। फिर हर डॉटर बैक्टीरिया कैन बी अ पेरेंट फॉर द नेक्स्ट प्रोजेनी, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मजीद दो बना लेगा, फिर मजीद दो बना लेंगे। इस तरह ये अपनी जो है प्रोसेस या डिवीजन जो है वो करते रहते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या चीज आ जाती है, ओके, अब हमारे पास आ गया है इसका एक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, ठीक है। अब क्या हमें नजर आ रहा है, इसके अंदर बहुत सी कॉम्प्लेक्स सी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और आप लोगों को सारी जो है समझ आ जाएगी। अच्छा, अब अगर इसकी इस तरह का आपके पास आ जाता है तो इसमें बेहतर है कि आप डायग्राम बनाएं, ठीक हो गया। तो अब आप इसमें देखो कि सबसे पहले तो आपको ना तीन लेयर्स नजर आ रही हैं। अच्छा, अब इनमें दो किस्म की चीजें हैं, ठीक है, दो किस्म की। एक तो मैं कहूंगी कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब ये कि वो हर बैक्टीरिया में मौजूद होंगी। ऑप्शनल का मतलब ये है कि वो कुछ में होंगी कुछ में नहीं होंगी, क्योंकि हमने खुद अभी देखा है ना कि बैक्टीरिया डिफरेंट किस्म के हैं, कि वो अपनी फूड खुद भी बना सकते हैं और अपनी फूड खुद नहीं भी बना सकते। तो भाई जो कोई एक एबिलिटी का होना या ना होना, वो उसमें मौजूद ऑर्गेनालिस की बेस पे होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास जब डिफरेंट वैरायटी है, तो उसमें अंदर डिफरेंट ऑर्गेनालिज या सब ऑर्गेनालिज भी होंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया कि सबसे पहले अगर हम ये बाहर वाली इधर से शुरू करते हैं, ये वो चीज है जिसकी बेस पर हमने इसका एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर रख दिया, लाइक सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के गिर्द तो सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो ऑर्गेनेलिज मौजूद है इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं, ठीक है, ये ओपन है, ये मौजूद है इसके अंदर, ठीक है, पूरे बैक्टीरिया के अंदर। अब जो ये दरमियान में आपको एक स्ट्रिंग सी नजर आ रही है, स्ट्रिंग क्लस्टर, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि हमारे में यानी कि जो दूसरे टाइप ऑफ सेल हैं उनमें वो क्या होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि उसके गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है, जबकि ये कहाँ है, ये ओपन पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो सारा पीछे से आपको बेस नजर आ रही है ना, ब्लू ब्लू सी, ये क्या चीज है, ये है साइटोप्लाज्म। यानी कि ये वो बेस है कि जिसके अंदर तमाम चीजें जो है वो फ्लोट कर रही हैं या उसमें जो है वो रिजाइड कर रही हैं। अच्छा, दूसरी चीजें जो आपको ये पिंक पिंक से डॉट्स नजर आ रहे हैं हमारे पास, ये क्या है, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन बनाती हैं। अब प्रोटीन क्या चीज है, प्रोटीन वो बेसिक चीज है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हर ऑर्गेनिजम्स का बेसिक क्या चीज है या स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है हमारे पास, सेल है, ठीक है, बेस है। अब सेल में अगर हम बात करें कि सेल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, ठीक है, तो वो प्रोटीन। आपके जिस्म की जो चीजें हैं, यानी कि आपकी स्किन है, आपके हेयर हैं, आपके नेल हैं, आपकी ब्लड की कॉम्पोजिशन है, आपके डिफरेंट का जो चीजें स्ट्रक्चरल बेस पे अगर मैं करूं तो वो किस चीज से बनी हुई है, उनका सिग्निफिकेंट पोर्शन क्या है, या तो वो अकेली प्रोटीन है, अदर या वो इन कॉम्बिनेशन विद अदर कंपाउंड प्रोटीन है, ठीक है। तो वो क्या है आपके पास, यूं ये आपका स्ट्रक्चरल यूनिट बनता है आपके हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अच्छा, दूसरी क्या चीज होती है, फंक्शनल। फंक्शनल का क्या मतलब है, फंक्शनल का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन काम कर रहा है, वो भी प्रोटीन कर रही है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको क्या कहते हैं कि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द ओनली बायोमोलिक्यूल विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म कौन बनाता है, ये राइबोसोम्स बनाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज आ जाती है, इसके बाद हमारे पास आते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है, ये एक ऑप्शनल चीज है, ये कुछ पे होगी कुछ पे नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आता है ये कैप्सूल, ये भी हमारे पास ऑप्शनल चीज है।
ठीक है। इसके काम क्या है ये भी हम देख लेते हैं। फिर आ जाते हैं ये पेलाइज, क्या होते हैं, हेयर लाइक अपेंडेजेस होती हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, और ये भी ऑप्शनल हमारे पास है। फिर फ्लैजेलाज हैं, ठीक है, इंक्लूजन्स हैं। ठीक है, इंक्लूजन क्या होते हैं, ये आपके स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, किस चीज के स्टोरेज बॉक्सेस, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के जो इन द टाइम ऑफ द नीड उसको हेल्प करेंगे उसकी फूड बनाने में, सर्वाइवल में, इन चीजों में। अच्छा जी, और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाते हैं, यानी कि मेन चीजें अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियस, सॉरी क्रोमोसोम, आपका राइबोसोम। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपके पास क्या चीज आ जाती है, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड भी आपके पास क्या है, ये क्रोमोसोम ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। क्रोमोसोम नहीं हम इसे कहेंगे, हम इसे डीएनए कहेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि इस ये जो एक मेन क्रोमोसोम है इसके अलावा डीएनए का पार्ट है। और इसके ऊपर क्या, हर डीएनए के ऊपर क्या चीज होती है, जीन्स होती है। जीन्स क्या होती है, जीन्स वो कोड है, वो रेसिपी है जिससे एक प्रोटीन बनती है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन बनाने की रेसिपी क्या है, जीन। जीन हो गया, तो वो जीन की रेसिपी क्या है आपके पास, हर चीज की जो रेसिपी होगी प्रोटीन बनने की, वो कहाँ होगी, वो आपके डीएनए में होगी। कुछ प्रोटीन्स की रेसिपी अलहदा से आती है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है या कुछ और बैक्टीरियल जो कंपोनेंट्स हैं, फीचर्स हैं, वो कहाँ आपको मिलेगी, वो आपको इस प्लाज्मिड में मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अच्छा, पहले हमने क्या बात की कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये इसमें क्या चीजें होती है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इसको सिर्फ ना डिसइंटीग्रेट करो इस वर्ड को, क्या है इसमें, फॉस्फो मींस फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, लिपिड मींस आपका लिपिड ग्रुप अटैच है, और बाइलेयर, ये दो लेयर्स है। ठीक है, फॉस्फेट और लिपिड्स की जो एक मॉलिक्यूल है, उसकी टू लेयर्स मिलके आपस में क्या बना रही हैं, एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, इसका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसका काम क्या है भाई, सबसे पहले तो इसका काम ये है कि ये एक पूरी उसको सेपरेट करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ। ठीक है, ये इसको एक शेप देता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, प्लस जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इसकी कम्युनिकेशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। किसकी ट्रांसपोर्टेशन है भाई, उसको चाहिए क्या, इसका कोई मुंह तो है नहीं ना कि मुंह से खाना खा लेगा, इसने तो फूड भी बाहर से लेनी है। ठीक है, जो हमारे पास हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं उसने भी फूड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स तो बाहर से ही लेने हैं। तो वो सारे के सारे उनके जो ओपनिंग्स हैं, उनके जो पोर हैं, वो कहाँ पर होंगे, वो भी सारे इसी मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि आपकी जो है अच्छा, इसके तीन नाम हमारे पास आ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और फंक्शंस क्या आ गए हमारे पास इसके, कि इसको एक तो एक सेपरेट करती है, इसको सेल को शेप देती है, सेल को प्रोटेक्शन देती है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस उनको रेगुलेट करती है। इसका फंक्शन क्या है या इसकी नेचर क्या है, कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि ये सेल को जो है ना, हर चीज को अलाउ नहीं कर देगी अंदर आ जाओ, नहीं, ये कुछ चीजों को अलाउ करेगी कि आओ, और कुछ को करेगी कि नहीं, बाहर रहो। ठीक है, यानी कि जिस जिस चीज की सिर्फ जरूरत होगी वो अंदर आएंगी। अच्छा, अब ये किस बेस पर होता है, या ये जो ये नेचर है इसमें इसकी बेस पर आ रही है, कि इसकी ये जो नेचर है ना, ये इसकी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, वो इसको ये प्रॉपर्टी देती है। ठीक है, प्रॉपर्टी देने का मतलब क्या है, कि ये जो हमारे फॉस्फेट्स होते हैं ना, ये बेसिकली वाटर लविंग कह लेना अगर हम इन्हें, ये वो चीजें होती हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक चीजें होती हैं। ठीक है, और जो लिपिड्स होते हैं ना, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब इसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ होता है, ये मैं आपको इसकी वो दिखाती हूँ। हाँ चलो, मैं आपको उसकी दोबारा, मैं पहले यूक्रे और डिस्प्ले में इसकी बनी हुई है वो मैं दिखा दूंगी आपको। ठीक है, अच्छा, उसमें हमारे पास क्या है, कि ये क्या करेगी, कि इसकी जो बाहर से तो जो नेचर है, यानी कि इसकी, इसमें डुअल नेचर है। ठीक है, ये इसकी डुअल प्रॉपर्टीज हैं। डुअल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ये जो इसके बाहर वाली साइड है और सेल के अंदर वाली साइड है। ठीक है,
यानी कि वो साइड जो बाहर की, हमने कहा ना लिपिड बाय लेयर है, दो लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर सैंडविच हुई हुई है, ठीक है। तो वो साइड जो एक बाहर इन्वायरमेंट से, और वो साइड जो साइटोप्लाज्म की साइड पे है, वो तो है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, यानी कि वाटर लविंग। और जो अंदर वाली साइड है ना इसकी, जहां पर लिपिड पार्ट मौजूद है, वो है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। इस लिपिड की हाइड्रोफिलिक होने की सिंपल सी एग्जांपल ये है, जैसे हमारे पास ऑयल्स हैं या बटर्स हैं, दे आर, व्हाट आर दे आर लिपिड्स, और ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो यही चीज हमारे पास ये कि जो मेम्ब्रेन का कोर है, जो इनर साइड है, वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो वाटर को इसमें से जाने नहीं देती। मींस ये पोलर को क्या करेगी, पोलर चीजों को अपने अंदर से, वाटर की नेचर क्या है, पोलर है, तो वो अपने अंदर से इसको जो है इंटरेक्ट नहीं करने देगी। इसी बेस पर हम इसे क्या कहते हैं, यानी कि जो इसकी एम्फीपैथिक नेचर है ना, कि बाहर से ये हाइड्रोफोबिक है और कोर से ये हाइड्रोफिलिक है, इसकी वजह से इस में जो क्या आ रही है, एक फीचर आ रहा है सिलेक्टिव परमिबिलिटी का, यानी कि ये हर एक चीज को अलाउ नहीं करेगी, सिर्फ उन चीजों को अलाउ करेगी जो कि क्या होंगी, पोलर होंगी, ठीक है, सॉरी, नॉन पोलर होंगी, ठीक है। नॉन पोलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सिर्फ ये उनको जाने देगी, ठीक है। और जो दूसरे हमारे पास जो कोई लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पे चार्ज है, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए ये होता है, उनके लिए स्पेशल गेट्स बने होते हैं, इनको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। और वो चैनल प्रोटीन्स क्या करेंगे कि इन द टाइम ऑफ द नीड, जब उनको सिग्नल मिलेगा, लाइक उन पे कार्ड अटैच होगा, इट्स लाइक इनकी अगर एनोलॉजी हम देखना चाहें कि अगर वो उनका फिंगरप्रिंट मिलता है, तो वो आपको अलाउ करते हैं एंट्री। तो वो भी यही गेटेड सिस्टम होता है उसमें, कि जब उन्हें सिग्नल मिलता है, तो फिर वो चैनल्स ओपन होंगे, मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, और उसके बाद वो चैनल क्लोज होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह इसी में आपके क्या है कि न्यूट्रिएंट अपटेक इनके थ्रू होती है, प्लस आपके ये जो मेम्ब्रेन है ना, इन्हीं के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, इन पे स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी कि स्पेशल प्रोटीन मौजूद होते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो एटीपी बनाते हैं। अब एटीपी क्या चीज है, जैसे हमें इस वर्ल्ड में रहते हुए करेंसी चाहिए होती है ना, कुछ भी चीज बाय करने के लिए, ठीक है। और वो जैसे अपन स्पेशल अपनी फूड बाय करने के लिए वी नीड करेंसी, तो और वो हमें क्या देती है, वो हमें क्या क्या हम उससे डिफरेंट चीजें ले पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो एटीपी है ना, ये वो मॉलिक्यूल है जो कि आपके सेल की एनर्जी करेंसी है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटीपी वो मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी करेंसी है। आपका सब जब भी कोई एनर्जी का प्रोसेस होना है, यानी कि मेटाबॉलिज्म होना है, तो एंड पे क्या चीज बननी है, एटीपी, ठीक है। एटीपी कन्वर्ट करेगी आगे, सारे की सारी जो एनर्जी के प्रोसेसेस हैं, वो सारे चलेंगे किससे, आपके इस एटीपी, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या करते हैं आपके पास, आपके जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उनको उनकी प्रोडक्ट भी होते हैं, और उनको इनिशिएट करने में भी हमारे पास यही जो है एटीपी शामिल होती है। फिर सिग्नलिंग की हमने बात की थी कि भाई क्या होते हैं हमारे पास, जो आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है सेल्स के दरमियान, या अब बैक्टीरियाज के दरमियान भी, सिग्नल्स, वो अब एक दूसरे से ऐसे तो बात नहीं करते ना जैसे हम बात करते हैं, वो एक दूसरे से सिग्नलिंग के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। अब वो सिग्नल्स केमिकल भी हो सकते हैं, केमिकल्स डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जाके जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सिग्नलिंग हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ अटैच करेंगी, और एक सिस्टम को स्टार्ट करा देंगी, ठीक है। अब ये सिग्नलिंग क्या करा सकती है, ये जीन एक्सप्रेशन करा सकती है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि स्पेशल प्रोटीन को बनाएगी कोई भी फंक्शन करने के लिए। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, कि जिससे एनर्जी पैदा हो, ठीक है। या अब तीसरी चीज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कब जरूरत होगी, जब उसने ग्रो करना है, उसने डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये काम शुरू हो सकते हैं। अच्छा जी, फिर ये कि आपकी अकेला तो बैक्टीरिया रहता नहीं है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्या करता है कि एक दूसरे के साथ कॉलोनीज बनाता है। तो जो कॉलोनीज बनाने के लिए इन्हें क्या चाहिए होते हैं, कुछ एंकर्स चाहिए, ठीक है ना, वो चीजें जिसके साथ ये एक दूसरे को टाई कर सके। तो वो उसके लिए भी हमारे पास स्पेशल प्रोटीन होती है, और वो कहाँ पे होती है, वो भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है अब ये जो सारे के सारे फंक्शन किसके आ गए, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के आ गए, कि इसमें बाहर से कम्युनिकेशन भी करनी है,
इसने आप इसको जो है इसकी प्लेसमेंट भी करनी है बैक्टीरिया की। ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस हैं जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन का भी। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमने क्या कहा था कि एक रिजिड लेयर होती है जिसका काम क्या है, इस सेल सेल मेम्ब्रेन ना डेलिकेट होती है, इसको बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो कौन हमें देता है, एक रिजिड लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और सॉरी प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन वॉल कहते हैं, वो इसके बाहर मौजूद होती है। काम क्या है इसका, सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन और इंटेग्रिटी ऑफ सेल। ठीक है, अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, और वो डिफरेंट जो कॉम्पोजिशन है वो बैक्टीरिया को डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज भी देती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी तीसरी चीज हमारे पास, यही सारे के सारे आपके पास वो लिखे हुए कि स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, रिजिड होती है, सेल को स्ट्रक्चर देती है। अब जो बेसिक चीज है इसमें, जो इसकी कॉम्पोजिशन में क्या होंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी कि ये किसके बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब इसको आप थोड़ा सा समझेंगे कि पेप्टाइड का जब जहां पे भी वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये कि यहाँ प्रोटीन मौजूद है, और ग्लाइकेन हमारे पास किसके आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो क्या कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिला हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर बनाता है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, ये इनके नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये क्या बनते हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू पेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन की चेन से। अच्छा, अब ये क्या करेंगे, ये आपस में इनकी जो है ना लेयर्स बनती रहेंगी और ये एक सेल वॉल बना लेंगे। अच्छा, अब इसका हम एक और एबिलिटी जो हमारे पास ये कि सेल की शेप तो देती देती है, प्लस ये जो डिफरेंट किस्म और ये ऑस्मैटिक प्रेशर को जो है ना मेंटेन रखती है और उसको सरवाइव करवाती है, लाइक उस जो है सेल को जो है वो कोलैप्स नहीं होने देगी, बैक्टीरियल बॉडी को कोलैप्स नहीं होने देगी। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर को अगेंस्ट द ऑस्मैटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन रखेगी। दो किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल कंपोजिशन, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं कि जिनके अंदर हमारे पास क्या है, थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होती है। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि एक टेस्ट है क्रिस्टल वॉयलेट, वो देखने के लिए कि कौन सी टाइप का बैक्टीरिया है, क्योंकि उसकी बेसिस पर उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन हमारे पास क्या होता है कि एक डाई होता है, क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई है। अगर थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन होगी ना, तो वो क्या करेगी कि वो उस डाई को अपने साथ जो है रिटेन कर लेगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राम स्टेन। ठीक है, अच्छा, अगर तो थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन होगी तो हमारे पास क्या होगा कि वो इस वॉयलेट डाई को अपने साथ रिटेन नहीं करेगी। अच्छा, अब थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन है तो उसके अलावा एक और एडिशनल फीचर भी होता है जो इसके साथ मौजूद होता है, जिस पर हम इसे कहते हैं, अगर ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा और ग्राम नेगेटिव मीन जो कि डाई को रिटेन नहीं कर रही, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ साथ हमारे पास एक एडिशनल कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं लिपोपोलीसेक्राइड। लिपोपोलीसेक्राइड मीन्स लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेक्राइड्स के या कार्बोहाइड्रेट के ना दो आपके पास टर्मिनोलॉजीज आएंगे, एक तो ग्लाइकन्स और दूसरे सेक्राइड्स। ठीक है, तो अब लिपिड इसको आप याद यूं भी रख सकते हैं कि लिपिड जो है वो चीजों को अपने साथ अटैच नहीं करता सिवाय ऑर्गेनिक या कुछ सॉल्वेंट्स के ना। तो हमारे पास क्या है कि वो इस डाई को भी नहीं अपने साथ सस्टेन करवाएगा। ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा कि वो हमारे पास ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या चीजें हो सकती हैं हमारे पास, कि हमने कहा कि दो मेन चीजें आ गई हैं हमारे पास, लिपोपोलीसेक्राइड्स और पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब इनका काम क्या होता है, ये करते क्या है, कि इनका काम ये होता है कि इनकी वजह से बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम जो एंटीबायोटिक्स दें, ठीक है, एंड यानी कि वो दवाई दें जो बैक्टीरिया को किल कर रही है, लेकिन वो अब इफेक्टिव ना हो बैक्टीरिया के लिए, यानी आपका अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ हुआ है और उस जो बैक्टीरिया को किल करने की दवाई है हम उसे दे रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में मौजूद जो एंटी बैक्टीरिया है वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस कर चुका है, लाइक उसको ओवरकम करना सीख चुका है, अब वो उससे नहीं मरेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस।
तो ये क्या करती है, ये जो आपकी लिपोपोलीसैकेराइड्स है, ये हेल्प करती है बैक्टीरिया को कि किसी भी ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस जो है मेंटेन कर लें, फिर वो उस ड्रग से नहीं मरेंगे, वो उसको सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है। और होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करना। होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स मीन्स जैसे मैं बीमार हुई हूँ, या मैं किसी बैक्टीरिया के जाने से, जब मेरे पास बैक्टीरिया आएगा या कोई भी फॉरेन एजेंट मेरी बॉडी में जाएगा, तो मेरा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जो है ना वो एक्टिव हो जाए। तो होस्ट इम्यून सिस्टम को इवेट करना, उसके रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करने में हमारे ये जो बैक्टीरिया का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, ये एक नेगेटिव फीचर हो गया फ्रॉम इनके ह्यूमन पर्सपेक्टिव, लेकिन फ्रॉम बैक्टीरियल पर्सपेक्टिव ये एक पॉजिटिव इनके लिए है कि ये ज्यादा एफिशिएंट है फॉर डेवलपिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इन्वेडिंग इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास क्या आता है कि प्रोटेक्शन एंड बैरियर फंक्शन, वही हमारे पास क्या ऑस्मेटिक प्रेशर एंड मैकेनिकल प्रेशर की को मेंटेन करता है। अच्छा, फिर ये क्या है हमारे पास के जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास कहाँ पर हो रहे हैं, वो हमारे पास सेल, एक सेकंड, साइटोप्लाज्म, चलो ठीक हो गया। ठीक है, तो अब इसके मेजर फंक्शन हमारे पास क्या हो गए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड बैरियर। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास इधर हो गए। ठीक हो गया। तीसरा क्या फंक्शन हो गया हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर को करना। अच्छा, अब एक यही जो बात हम कह रहे हैं कि चूंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में ये डेवलप करता है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ड्रग्स बनती हैं एंटीबायोटिक्स, ये उनका टारगेट भी है, यानी कि आप सेल वॉल के अगेंस्ट टारगेट जो है एंटीबायोटिक्स डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, दवाइयों को डिजाइन करते हैं। ठीक है। और जो स्पेशल यानी कि जो हमारी पेंसिलीन है और सिफेलोस्पोरिन जो है, वो हमारे पास स्पेशली जो है सेल वॉल के अगेंस्ट डिजाइन की गई है। मींस ये दवाइयां जाके क्या करती हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनने देती। अब ये सेल वॉल अगर नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को जो है वो सरवाइव कर देते हैं। एक मिनट बेटे। अच्छा, फिर तीसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन साइटोप्लाज्म हमने क्या कहा था कि वो बेस है, वो सब्सटेंस है जिसके अंदर सारे के सारे हमारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, वहां रिजाइड कर रही होती हैं। आपका जो मेजर मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म मींस तमाम ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स या न्यूट्रिएंट्स की, वो यहाँ पर होनी है। प्रोटीन की सिंथेसिस यहीं पर होनी है, यानी कि राइबोसोम्स यहाँ मौजूद है। डीएनए की रेप्लिकेशन, जब भी सेल डिवाइड करने होता है ना, यानी कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनने, सबसे पहले कहाँ रेप्लिकेशन होगी, डीएनए की डिवीजन होगी, उसके बाद सेल की डिवीजन होगी। ठीक है, तो वो डिवीजन भी कहाँ होनी है आपके पास, आपकी इसी में होनी। ठीक है, तो इसका अब काम क्या हो गया कि तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है और ओवरऑल फंक्शनैलिटी और जो सेल की सर्वाइवल है, वो कहाँ, वो इसके हमारे पास मेजर फंक्शन हो गए। ठीक है, की एस्पेक्ट्स में हमारे पास यहाँ सारे लिखे गए। कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन क्या है कि इसमें पानी है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और इनऑर्गेनिक आयंस है। अब ऑर्गेनिक का मतलब वो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन जो है ना उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि कार्बन उनमें जरूर मौजूद होगा, वो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जो इनऑर्गेनिक का मतलब है कि उनमें कार्बन नहीं। ठीक है, अब हमारी जो मेजोरिटी, आप जितने भी बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे ना वो सब ऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट जो हमारी बॉडी में मौजूद है, ये तमाम मॉलिक्यूल्स में, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे लिपिड्स हैं। ठीक हो गया। इनऑर्गेनिक है, जैसे मेटल्स हो जाती हैं या डिफरेंट फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी की सारी। अच्छा, अब ये आप वही बात हमने की कि क्या, कि वाटर है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, आयन है, लाइक प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब के सब यहाँ पर मौजूद होते हैं। अच्छा, तमाम जब यहाँ पर मौजूद है तो तमाम रिएक्शन भी यही होंगे। ठीक है ना, यानी कि प्रोटीन से हो रहे ग्लाइकोलाइसिस, लाइक कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से एटीपी बनना। ठीक है, पीसीए साइकिल की आपकी क्रैब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, ये भी किस लिए है कि आपकी फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और आपकी एटीपी सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये वो मीडियम है, ये वो बेस है कि जहां पर आपके तमाम रिएक्शन हैं।
राइबोसोम्स इधर है इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस इधर होगी, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स इधर हैं और डीएनए की रेप्लिकेशन भी फिर इधर ही होगी। अब एक डीएनए से दो डीएनए बनने हैं तो डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक तो चाहिए ना, तो डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड भी यहीं पर मौजूद है तो इसलिए डीएनए भी यहीं पर बनेगा, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इंशाल्लाह जो है यूकेरियोट्स के साथ करा दूंगी। अच्छा, अब इंक्लूजन जो है हमारे पास, इंक्लूजन क्या होती है कि ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं या ये क्या है, ये सेल के स्टोरेज हाउस है, ठीक है। किस लिए क्या करते हैं स्टोरेज, ये डिफरेंट चीजों को स्टोर कर सकते हैं, जैसे ये न्यूट्रिएंट को भी कर सकते हैं। ये न्यूट्रिएंट मींस ग्लाइकोजन या पॉलीफॉस्फेट्स, ये वो हैं जो कि इसको एनर्जी देते हैं, इसके लिए फूड के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या है कि ये लिपिड्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। या ये क्या कर सकते हैं, गैस वेसिकल। अब जो गैस वेसिकल के हिसाब से इंक्लूजन बॉडीज बनती है ना, वो इसकी बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, यानी कि सारे के सारी इंक्लूजन बॉडीज भी इधर ही है। तो ये आपके न्यूट्रिएंट, ये इसके स्टोरेज हाउस होते हैं। मूवमेंट, अब ये जो बैक्टीरिया क्या, हमें पता है कि भाई लिम्फ तो है नहीं ना, कोई ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस है कि जिसमें स्टियरिंग हो जाए। तो विद इन द मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट होनी है, यानी कि जैसे बाहर से कोई फूड आ रहा है या कोई सिग्नल्स आ रहे हैं, वो सारी की सारी जो होनी है, तो उसके लिए खास किस्म की मूवमेंट हो रही होती है साइटोप्लाज्म में। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। बेसिकली वो क्या है कि वो एक काइंड ऑफ ऐसी मूवमेंट है कि जो साइटोप्लाज्म को अंदर ही अंदर स्टर करती रहती है, जिससे क्या होता है कि जितने भी ये जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर एक जगह प्रोटीन बन रही है तो पूरी बॉडी में प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगर बाहर से कोई न्यूट्रिएंट आ रहा है, सिग्नल आ रहा है या कोई भी चीज आ रही है, उसकी थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ये एक बीटिंग टाइप की सी मूवमेंट है, स्ट्रीमिंग वेव लाइक मूवमेंट। इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहां पर आपका डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। तो डीएनए किस फॉर्म में होता है हमारे पास, जो है एक क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, यूजुअली सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि वो जितना भी काम होना है ना, वो किसने करना है, वो प्रोटीन ने करना है। अब वो प्रोटीन की रेसिपी क्या है और उसने कब एक्सप्रेस होना है, उसके एक्सप्रेस होने को क्या हम कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। लेकिन उस प्रोटीन को बनाने की रेसिपी कहाँ क्या है, वो है जीन, ठीक है। और वो जीन सारी की सारी कहाँ मौजूद है, वो हमारे न्यूक्लियोटाइड उसमें क्रोमोसोम पे मौजूद है, ठीक हो गया। तो आपके डिफरेंट फंक्शन लाइन जैसे सेल रेप्लिकेशन है, ग्रोथ है, सर्वाइवल है, न्यूट्रिशन है, मूवमेंट है, इन सब चीजों के लिए हमारे पास क्या से इंफॉर्मेशन लेते हैं प्रोटीन बनाने की, आपके डीएनए से, ठीक है, जीन से। तो अब इसके काम क्या हो गया कि डीएनए को ऑर्गेनाइजेशन करना, ठीक है, कि एक मेन क्रोमोसोम होता है और समटाइम्स आपका एक सर्कुलर भी होता है जो जो कि स्पेशल उसमें जीन्स होती है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि ये सर्कुलर होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, और क्या होता है, डेंस होता है, कॉइल्ड होता है, ठीक है। जैसे रोप होती है ना, ये कॉइल्ड है, ठीक है। तो सुपर कॉइल्ड होता है ये, और दरमियान में जैसे बिल्कुल ना एक दूसरे से डेंसली और सुपर कॉइल्ड ही हो, ताकि ये एक छोटे से रीजन में आ जाए, ठीक है। अच्छा, मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि डायरेक्टली ये इंटरेक्ट कर रहा है साइटोप्लाज्म से और बाकी ऑर्गेनेलिज से, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स में हमारे पास क्या है कि इसका इसका डीएनए बना किसका हुआ है, वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का और प्रोटीन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन लाइक, ह्यूमंस में होती है हिस्टोन, और हिस्टोन लाइक प्रोटीन जो होती है वो बैक्टीरिया में होती है। वो हेल्प क्या करती हैं, अच्छा, अब इसके चार बिल्डिंग ब्लॉक हैं, जिनके न्यूक्लियोटाइड चार किस्म के होते हैं और वही चार बिल्डिंग ब्लॉक डीएनए को बना रहे होते हैं, ठीक है। अब ये और जो ये प्रोटीन्स होती हैं ये क्या हेल्प करती हैं, वो इसको फोल्ड करने में और इसकी ये कंडेंसेशन, लाइक इसकी ये डेंसली स्टेट, कॉइल्ड स्टेट लाने में हेल्प करती है। डीएनए का फंक्शन क्या होता है, डीएनए का फंक्शन हमने कहा कि एक तो वो खुद से सारी जो इंफॉर्मेशन उसकी मौजूद है उसको पास ऑन करना। वो पास ऑन किससे होती है, रेप्लिकेशन से। दूसरा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि डी प्रोटीन बनना, ठीक है। डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर जो प्रोटीन बन रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीएन ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि वो जो प्रोटीन की रेसिपीज को जो वो बना बना के बाहर भेज रहे हैं ना, कि भाई इस रेसिपी से प्रोटीन बनाओ,
वो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो एक्चुअली प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आपकी डीएनए की रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों के यहाँ पर आपकी साइटोप्लाज्म में होंगी। ठीक हो गया। डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, वो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, तो डीएनए ने बनना है तो डीएनए पॉलीमरेज होगा, हेलिकेज होगा और टोपोइसोमेरेज। ठीक हो गया। तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये मैं आप लोगों को आगे दिखा रही हूँ, लेकिन ये मेजर इसके फंक्शंस आप देखते हैं। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड डायनेमिक स्ट्रक्चर है। मींस इसकी जो है इसकी शेप जो है ना वो चेंज होती रहेगी। साइज और शेप डिपेंड क्या करेगा कि इसकी ग्रोथ का कौन सा फेज चल रहा है। ठीक हो गया। तो सेल डिवीजन के दौरान इसकी जो है, जब ये इसमें 1 से 2 में जाना है, तो उस दौरान डिफरेंट ग्रोथ फेज में इसका साइज और ये जो शेप है वो चेंज होती रहेगी। इस प्रोसेस को या इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसका इसकी डायनामिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि इसकी चेंज स्ट्रक्चर जो है या इसकी नेचर जो है वो डायनामिक है। ठीक है। राइबोसोम्स की हमने बात कर ली थी कि राइबोसोम्स वो फैक्ट्रीज हैं या वो स्ट्रक्चर हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि असेंबल करते हैं। प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है। लाइक अमाइनो एसिड्स, कौन सा अमाइनो एसिड लाना है और कैसे उनको जोड़ते चले जाना है, ये काम है राइबोसोम्स। ठीक हो गया। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, अच्छा अब ये जो राइबोसोम है ना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है और ये वो डिस्टिंग्विश फीचर है जो कि प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से डिफरेंशिएट करता है। कि जो बैक्टीरिया में प्रो राइबोसोम होता है ना, बैक्टीरियल राइबोसोम जो है वो बेसिकली हमारे पास उसका साइज छोटा होता है। ठीक है, 70s। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसका साइज हमारे पास बड़ा होता है, 80 राइबोसोम्स। ठीक है। अब राइबोसोम्स भी क्या होते हैं, डीएनए होता है और कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या मिलके करते हैं कि राइबोसोम्स वो स्ट्रक्चर हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते और स्मॉलर होते हैं इन प्रोकैरियोट्स में। और क्या करेंगे, जो डीएनए की इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएंगे। अच्छा जी, 2 सब यूनिट होते हैं इसके। एक सब यूनिट 30s का होता है, वो यूनिट है जो कि इसको बताता है एस स्क्वाड्वर्ड। और जो दूसरा है वो 50s का होता है। लेकिन इन दोनों मिलके आपस में 80s नहीं बनाएंगे, 70s बनाएंगे, ये याद रखिए। अच्छा, अब ये वो इंपॉर्टेंट चीज है सेल वॉल के अलावा जो कि ड्रग डिजाइनिंग में हेल्प करती है। यानी कि एंटीबायोटिक डिजाइनिंग में जो दूसरा फीचर है, जो डिफरेंट एंटीबायोटिक बनती है, एक तो सेल वॉल के अगेंस्ट बनती है, दूसरी राइबोसोम के अगेंस्ट बनती है। राइबोसोम के अगेंस्ट बनने का मकसद ये है कि ये जाकर बॉडी में जब 70s राइबोसोम को जिस सेल में देखती है उसको किल कर। ठीक हो गया। इस तरह आप यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ज्यादा एफिशिएंट हमारी जो वो फिर ड्रग बनेगी के। और सेल वॉल भी इसीलिए फीचर है ना कि ह्यूमन में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो ये वो 2 फीचर हैं जो कि यूकैरियोट्स में नहीं होते, लाइक ह्यूमंस में नहीं होते। और उसकी बेस पर आप ड्रग डिजाइन करते हैं। ठीक है, कि वो जो ड्रग है वो सेलेक्टिवली जाकर सिर्फ प्रोकैरियोट सेल को टारगेट करेगी। फंक्शन अब हम क्या कर रहे हैं कि फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है कि अब आरएनए की हम जब टाइप पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में जाके तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी थोड़ा सा कि हमारे जो आरएनए है ना वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए होता है जो कि डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि कैसी प्रोटीन बनानी है, इसकी रेसिपी ये हो। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि वो रेसिपी को पढ़ता है और वो देखता है। अच्छा, बल्कि ट्रांसफर आरएनए ना स्पेसिफिक होते हैं, वो हर 20 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। उन 20 इंग्रेडिएंट्स या ब्लॉक्स को हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो हर प्रोटीन में ना ये अमीनो एसिड्स या ये इंग्रेडिएंट डिफरेंट सीक्वेंस और डिफरेंट नंबर्स में मौजूद। तो जो आपका राइबोसोमल आरएनए ना, ये राइबोसोम जो है ये क्या करता है कि वो जो आने वाली रेसिपी है ना, बस उसको एक प्लेटफॉर्म दे देता है कि भाई मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ठीक है, अब और वो यानी कि क्या करता है कि अब जब वो उधर जाके वो ट्रांसक्रिप्ट बैठ जाता है ना, तो जो आपका ट्रांसफर आरएनए है वो अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट ला ला के उसको जो है ना वहां पे अटैच करता रहता है, जो कि आपके पास जो रेसिपी उसमें पड़ी हुई है। ठीक है, अब उन 2 इंग्रेडिएंट्स के दरमियान बॉन्ड बनाने का काम क्या है, वो आपके राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम।
तो इसलिए हम ये बात कर, और ये जो अब ये प्रोटीन जो बन रही है ना इस ट्रांसक्रिप्ट को डीकोड करते करते, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक हो गया। तो द सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की इन आरएनए, जो कि क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी आरएनए सीक्वेंस को किसमें, अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया कि प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं, वही जो भी मैंने आपसे बात की कि सबसे पहले एक स्टार्ट कोडॉन आएगा। कोडॉन क्या कहते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कोडॉन होता है। ठीक है, या स्टार्ट कोड है, जिससे आपका जो है वो अमीनो एसिड आएगा, वो देखेगा अच्छा ये स्टार्ट कोडॉन आ गया, और वो उधर अपना अमीनो एसिड को ड्रॉप कर देगा। इसी तरह हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, अब इसको इसी तरह याद कर लें, इतने इससे ज्यादा इसमें ना जाइएगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का वैसे मतलब ये होता है कि कोडॉन जो है आपका डिफरेंट होगा, और जो आपका ट्रांसफर आरएनए जो उसे लेकर आ रहा है वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक हो गया। और ये कॉम्प्लीमेंट हम देखेंगे जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्योरीन्स विल ऑलवेज पेयर विद द पायरिमिडीन्स एंड पायरिमिडीन विल ऑलवेज पेयर विद द प्योरीन्स। ठीक है, बस लेकिन आपको ये बात इधर नहीं लिखनी, ये सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, अगर इन सेंस आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस का इन केस आपके पास क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, फिर उसकी फॉर्मेशन जो मैंने कहा था कि पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि प्रोटीन्स में क्या बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये हम बायोमोलिक्यूल्स को जब पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो उनकी फॉर्मेशन जो है दो एडजेसेंट अमीनो एसिड की, वो किसके थ्रू होती है, पेप्टाइड बॉन्ड के। अच्छा, ये सारे के सारे हमारे पास काम जो है राइबोसोम्स करते हैं। लोकलाइजेशन क्या मतलब है हमारा कि राइबोसोम्स में जो प्रोटीन ये है क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोट्स में कहाँ होते हैं, वो पूरे साइटोप्लाज्म में होते हैं। और स्पेशली ये कहाँ हो सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। और जब मल्टीपल राइबोसोम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलिसोम। इसका मकसद क्या होता है कि प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन है इस प्रोसेस को स्पीड अप करना। फिर एंटीबायोटिक की जो मैंने बात की कि टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन बड़ी कॉमन हमारे पास जो है ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये जो है राइबोसोम के अगेंस्ट डिजाइन हुए हैं। ठीक है, अब हम दूसरी हमने कहा एवोल्यूशनरी डिफरेंस। एवोल्यूशनरी डिफरेंस का मतलब ये कि जो इसकी कॉम्पोजिशन और जो साइज है, जो भी हमने बात की है, वो यूकैरियोट से डिफरेंट है। ठीक है, कि यूकैरियोट में क्या है, हमारे पास एटीएस है, और इनमें क्या है, और बेसिक क्या होता है उसकी 40 और 60 मिलके 80 बना है। तो और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या था 50 और 30 मिलकर 70 बनाता है। तो इसकी बेस पर जो है हमारे पास इस तरह ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक एवोल्यूशनरी डिफरेंस है। लाइक जब प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स इवॉल्व हो रहे थे तब, और इसी की बेस पर हम जो अपनी ड्रग को डिजाइन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं पिलाए। अब ये सारी चीजें कौन सी शुरू हो गई, जो कि ऑप्शनल है हमारे। ठीक है, ऑप्शनल लाइक क्या होते हैं कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी बाहर सरफेस पे अटैच होते हैं। और इनका मकसद क्या होता है, दो चीजें हैं इनकी। ठीक है, आपकी सेल वॉल के ऊपर आ गए, या उसके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा कैप्सूल है उसके ऊपर आ गए। सबसे पहला काम क्या कि किसी भी सरफेस के ऊपर अटैच होना। वो सरफेस कोई भी हो सकती है, वो कोई बायो सरफेस हो सकती है, लाइक कोई ह्यूमन बॉडी हो सकती है, कोई एनिमल बॉडी हो सकती है, कोई सेल हो सकता है, या वो कोई रॉक हो सकती है, वो कोई प्लांट हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ अटैचमेंट, प्लस इस एक दूसरे के साथ अटैचमेंट। ठीक है, कि एक बैक्टीरिया की दूसरे उसके साथ अटैचमेंट के लिए, और मिलके आपस में क्या बना लेते हैं, एक फिल्म बना लेते हैं, एक सरफेस बना लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बायोफिल्म बना कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास क्या होता है कि पिलाइज जो होते हैं डायनामिक स्ट्रक्चर है, मींस इसमें इनकी हमें इसमें वेरिएशंस नजर आती है। ठीक है, तो और इनका बेसिक काम क्या है, एक तो अटैचमेंट जो भी हमने बात की, दूसरा मोटेलिटी, मूव करते हैं, इसकी वजह से बैक्टीरिया मूव करता है। तीसरा, ये सेंस करता है। बैक्टीरिया का भी हमने बात की थी कि देखो उसने फूड लेना है तो बाहर से लेना है, तो फूड को ये सेंस करेगा। किससे सेंस करेगा, अपने फिलाइस या फ्लैजेलस या स्टॉक हेयर से इनको सेंस करेगा कि इन्वायरमेंट में क्या कोई टॉक्सिक चीज मौजूद है, ये उधर से दूर चला जाएगा। टेम्परेचर में चेंज को ये चेंज इस फिलाइस से चेंज करेगा। ठीक है, अपने फेवरेबल टेम्परेचर की तरफ जाएगा, अनफेवरेबल से दूर जाएगा। इसी तरह एनवायरमेंट यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर की सेंसिंग के लिए फिलाइज यूज होते हैं। मोटेलिटी के लिए होगा। पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी में कैसे हो, चूंकि जब ये क्या मैंने अभी आपसे बात की थी कि ये किसी भी सरफेस के ऊपर
अटैच कर जाते हैं, यानी कि उस पर एम्बेड कर जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ये क्या करते हैं, पैथोजन का मतलब क्या होता है कि जो चीज डिजीज कॉज करे। ठीक है, तो ये डिजीज कॉज करने में ये जो पिलाएं हैं बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं कि ये डिजीज कॉज करे। ठीक हो गया। और जेनेटिक एक्सचेंज का मतलब ये है कि बैक्टीरिया आपस में जो अपना जीन्स एक्सचेंज करते हैं ना, वो इसके थ्रू करते हैं, या किसी और चीज से अगर अपने जीन्स को एक्सचेंज करेंगे, वायरस से करें या किससे, तो वो किससे करेंगे, इस पिलाई के थ्रू करें। ठीक हो गया। तो अब इनका क्या है, अगर हम इनको बात करें कि क्रिटिकल है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। एडेप्टेशन, सर्वाइवल मीन्स किसी भी नई जगह पर या अपनी ही पुरानी जगह पर सर्वाइव करना। ठीक है, अब ग्रोथ करना, उन उन हालात से लड़ना और अपने आप को कोई ऐसी एडेप्टेशन करना कि वो अपनी जो है लाइफ को जो है सस्टेनेबल कर सके अपने लिए, लाइफ कंडीशन। ठीक हो गया। तो दूसरा क्या है, बोथ इन बेनिफिशियल एंड पैथोजेनिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा अगर आप इसमें ये देखो, ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये सारे के सारे जो भी मैंने बात की है, ये उन्हीं की सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई। ठीक हो गया, कि अगर आपको ये लगे कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए मैंने लिखी हुई। अटैचमेंट जो हमने बात की थी, किसी भी सरफेस कि अगर ये किसी होस्ट टिश्यू के साथ कर रहे हैं, बायोटिक सोर्स होते हैं, या ए बायोटिक सरफेस रॉक सरफेस वगैरह के साथ, उनसे के साथ क्या करते हैं, उनके साथ सख्ती से या मजबूती से अटैच कर जाते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बायोफिल्म। अच्छा, अब जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज कर रहे थे वो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, कॉन्जुगेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, सेक्स पिलाए बनाते हैं, जिससे इनके आपस में जीन्स चेंज होती हैं। और इस किस्म की जो जीन ट्रांसफर होता है, हम उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया में नया ट्रेट आए, नई क्वालिटी आई। ट्विचिंग मूवमेंट, क्या जो हमने कहा था कि भाई ये मोटेलिटी में हेल्प करते हैं, वो कैसे करते हैं, ट्विचिंग मूवमेंट, अपनी फिंगर्स को अपने अंदर की तरफ लेकर जाओ और फिर वापस लेकर आओ। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ट्विचिंग मूव। ठीक है, तो इसके थ्रू ये जो क्या है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज हमारे पास और क्या आ गई है नेक्स्ट इसमें, सेंसिंग एनवायरनमेंट। जो भी मैंने बात की कि एज एन सेंसरी ऑर्गेनाइले काम करते हैं, एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, कुछ के फिजिकल क्लूज हैं, सरफेस कैसी है, एनवायरनमेंट में कोई टॉक्सिक चीज तो नहीं है, फूड इधर मौजूद है या नहीं है, टेम्परेचर रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसके लिए विरुलेंस एंड होस्ट इंटरेक्शन। विरुलेंस भी हमारे पास क्या है, विरुलेंस का मतलब ये होता है कि इसमें डिजीज काउज करने की क्या जो है वो पोटेंशियल। ठीक है, और होस्ट इंटरेक्शन के, होस्ट के साथ कैसे इंटरेक्शन करना और उसमें डिजीज कॉज करना, ये हमारे पास इन्हीं पिलाइज के थ्रू हो रहा है। फिर एक और जो चीज थी हमारे पास ऑप्शनल में, क्या थी, फ्लैजेला। फ्लैजेला भी क्या है, अच्छा ये बनता कैसे, ये आपका जो सेल है ना, आपके सेल सरफेस जो है वही एक्सटैंड कर जाती है। ठीक है, प्रोट्रूड फ्रॉम द सेल सरफेस। और ये क्या करता है कि वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजेला तो एक एंड पे मौजूद था, ठीक है ना, लंबा था थोड़ा हमारे पिलाइस से। ठीक है, जबकि जो पिलाइस थे ओवरऑल स्ट्रक्चर पे मौजूद थे और वो स्मॉल थे। अच्छा, अब फ्लैजेला क्या करेगा कि मूवमेंट में हेल्प, मेजरली तो। ठीक है, किस तरह की मूवमेंट में, टुवर्ड्स और अवे मूवमेंट, किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट, या आपकी इसकी कॉलोनाइजेशन के बनाने में। ठीक है, वहां पर हम करते हैं। तो हमारे पास क्या था कि तमाम प्रोकैरियोट्स में जरूरी नहीं फ्लैजेला हो, जिस तरह पिलाई की हमने बात की थी, लेकिन क्या है हमारे पास, डिपेंड करेगा कि डिफरेंट उसमें हो सकते हैं। कि अब क्या लोकोमोशन सबसे पहले कि मीडिया की लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। पॉजिटिव कीमोटेक्सिस हमारे पास क्या होती है कि जब वो बैक्टीरिया अपनी फेवरेबल एनवायरनमेंट की तरफ फ्लोट करता है, ठीक है, मूव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव कीमोटेक्सिस है। इसी तरह जब कोई नेगेटिव या हार्मफुल कंडीशन से अवे मूव करता है, तो हम इसे कहते हैं नेगेटिव कीमोटेक्सिस। ठीक है। अच्छा, फिर इसके कहते हैं न्यूट्रिएंट सीकिंग, फूड को ढूंढना, उसके लिए उसकी तरफ जाना। ठीक है, वो फेवरेबल कंडीशंस हो गई ना। तो और ऑप्टिमम कंडीशंस को ढूंढना। लोकोमोशन आप कब करोगे, मूवमेंट आप कब करोगे, जब आप किसी जगह पे सेटल नहीं हो, ठीक है, या बेटर से बेटर के लिए जाओगे, तो वो क्या है आपकी न्यूट्रिएंट सीकिंग होगी।
अच्छा, फिर आपकी जो कॉलोनाइजेशन एंड बायोफिल्म अभी हमने ऊपर डिस्कस की है, कम्युनिटीज बनाते हैं। और जब ये एक अच्छा आपस में मिलके ये क्या करते हैं, ये स्ट्रांग हो जाते हैं। वो होते हैं ना, एक अकेला और जो बहुत सारे लोग हों वो ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है। इसी तरह जब ये क्या करते हैं कि आपस में जो जब कॉलोनीज बना लेते हैं, तो इनमें क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है, इनमें पावर आ जाती है कि हार्श इन्वायरमेंट्स को या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को जो है ना वो सरवाइव कर जाते हैं। ठीक हो क्या? इन्वायरमेंटल सेंसेस वही पिलाई वाला हमारे पास जो फंक्शन है वो वाला ही करते हैं। विरुलेंस एंड होस्ट इंटरेक्शन जो पिलाई वाली भी हमने बात की थी। अच्छा, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड हमारे पास क्या है, ये भी क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। इसका काम क्या है कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा जीन्स मौजूद होती हैं। कौन सी जीन्स? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। एंड आई होप कि अब आप लोगों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस समझ आ गई होगी। नहीं आई हो तो फिर बता दीजिएगा और आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या है किस तरीके से बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन एंजाइम्स कि वो उस बायोटिक को, एंटीबायोटिक को क्या करेगी, फेल कर देगी। ठीक हो गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि इसके जो मेजर फंक्शंस की अगर हम डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक यानी कि सेलेक्टिव एडवांटेज टू द बैक्टीरियल सेल्स बाय ग्रोइंग टू, यानी कि एंटीबायोटिक क्यों देते हैं कि बैक्टीरिया को किल कर दे, लेकिन अगर रेजिस्टेंस आ जाएगी तो फिर बैक्टीरिया किल नहीं होगा, सर्वाइव करेगा। ठीक हो गया? मेटाबॉलिक एडेप्शंस भी अगर जो हमारे पास क्या है कि बैक्टीरिया में अगर नॉर्मली एक फंक्शन नहीं होता था, लेकिन इस प्लाज्मिड की वजह से हम क्या करते हैं, उसमें अगर हम कोई और फंक्शनैलिटी जो है वो डाल दें, तो वो आपके कोई डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे डाल दें, ताकि जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ कर सके। ये खुद भी ले सकता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस में करवाते हैं, या खुद ले सकता है कि जब ये हमने कहा था कि जेनेटिक ट्रांसफर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, उसके थ्रू भी ये एडेप्शन कर सकता है। फिर विरुलेंस फैक्टर यानी कि जो डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है? और कॉन्जुगेशन जो हमने बात की थी कि जेनेटिक, यानी कि यही प्लाज्मिड है जो कहते हैं ना कि जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या चेंज हो रही होती है? जेनेटिक मटेरियल के तौर पर ये प्लाज्मिड है जो एक दूसरी जीन से, बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में जा रहा है और उस बैक्टीरिया को वो एबिलिटी दे रहा है। इट्स लाइक कि जैसे आप के पास कोई हार्डवेयर होता है या आपका जो कंप्यूटर्स है, ठीक है, तो आप उसमें डिफरेंट किस्म के कार्ड्स डाला करते थे ना पहले जो था हमारे पास, या आप रैम डाल देते हैं ताकि उसको स्पीड अप बढ़ा कर दिया जाए। पहले क्या हुआ करते थे, जो थोड़े शुरू वाले हमारे डेस्कटॉप्स थे, कि हम उसमें कार्ड्स डाला करते थे जी, ऑडियो कार्ड डाल दिया, ग्राफिक कार्ड डाल दिया, वीडियो कार्ड डाल दिया, ताकि वो एबिलिटी इसके अंदर एनहांस्ड कर दी जाए। ठीक है? तो यही चीज हमारे पास ये होती है कि जो हम प्लाज्मिड के थ्रू जो है वो एक एक्स्ट्रा एबिलिटी जो है वो उसमें डाल देते हैं दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है? जेनेटिक एक्सचेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये जो तीन चीजें हैं ना, ये डिफरेंट मोड ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज है जो कि हमारे पास जिसके थ्रू जो है हम जीन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड द कॉन्जुगेशन। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब फिर क्या आ जाता है, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन। ठीक है? कि आपके जीन्स आप नहीं ले ली ना आपने, तो फिर आपके अंदर नई एबिलिटी पैदा हो गई। तो वो एबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को सर्वाइव कर जाएं। ठीक है? लाइक कोई हैवी मेटल है या ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, उसकी सर्वाइवल। वो जो हम कहते हैं ना कि जो बात करते थे, बल्कि ये जो लाइफ बॉय के एड में हमारे पास आता है कि बच्चे अब कमजोर हो गए। बच्चे कमजोर नहीं हुए, हमारे जो है जर्म्स मजबूत हो गए। तो उसकी रीजन क्या है कि उनका जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन ज्यादा इजी आ जाती है, क्योंकि छोटा है ना। तो वो क्या करते हैं, वो अगर आप एक चीज से उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं तो वो सरवाइव करते हैं उस, किस तरीके से कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इवॉल्व करते हैं और उस चीज के खिलाफ अपने अंदर रेजिस्टेंस लेकर आ जाते हैं। ठीक है? ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, अडेप्टेशन कहलाती है। अच्छा जी, फिर इंक्लूजन की हमने बात की थी कि इंक्लूजन बॉडीज क्या हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। क्या है, स्टोरेज हाउस होते हैं, या आपके पास क्या हो सकते हैं, गैस वगैरह हो सकती है जो कि उसको हेल्प करती है मूवमेंट में। तो न्यूट्रिएंट स्टोरेज में कि इन द टाइम ऑफ द नीड वो क्या करेगी कि वो उसको फूड प्रोवाइड करेगी या कोई और बायोमोलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है? तो एनर्जी रेजरवायर या बिल्डिंग ब्लॉक का रेजरवायर, ठीक है, डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए रेजरवायर हो सकता है।
या आपका एनर्जी रिजर्व, ठीक है, जो हमने बात की कि ये जिससे ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स मौजूद होंगे जो क्या करते हैं उसको, जब एनवायरनमेंट में फूड नहीं होगा तो वो फिर इंटरनली अपनी फूड जनरेट करेगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि नाइट्रोजन और सल्फर स्टोरेज, ये कंपाउंड्स कब यूज होते हैं, ये एज एन ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज होते हैं, तो ये उनके लिए हो सकते हैं। ये सारे भी इकट्ठे मौजूद हो सकते हैं और समटाइम्स कोई एक भी मौजूद हो सकता है। ठीक है। कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन, एनवायरनमेंट से कार्बन लेकर अपनी बॉडी में यूज करना, ठीक है ना। तो अब ये किन में होगा, फोटोसिंथेसिस में होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन फिक्सेशन होती है। एनवायरनमेंट से हम कार्बन लेते हैं, उसको फिक्स करते हैं, फिर फूड बनाते हैं। ठीक है। तो कार्बोक्सीसोम क्या है, उनमें एक वो स्ट्रक्चर है जिन जो कि कार्बन को फिक्स करते हैं। इनमें क्या मौजूद होता है, इनमें एक एंजाइम होता है रुबिस्को, जो क्या करेगा कि कार्बन को लेगा और उससे फिर फोटोसिंथेसिस को आगे स्टार्ट करेगा। ठीक है। गैस वेसिकल्स हमारे पास है। गैस वेसिकल्स का काम क्या होता है और ये किन में होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो वाटर में मौजूद है। ठीक है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। अच्छा, अब इनका काम क्या है, अब ये वाटर में मौजूद है, तो वाटर में इन्होंने कैसे मूव करनी है। ठीक है, तो वाटर में मूवमेंट करने के लिए इनके अंदर क्या होते हैं, गैस की बॉल्स होती हैं छोटी छोटी सी। ठीक है, जो क्या करती हैं कि इसको फ्लोट करने में हेल्प करती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है कि बाय एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ गैस इन द वेजिकल, जो सेल क्या है, अप एंड डाउन मूवमेंट इन द वाटर, उसको, वो उसे क्यों चाहिए, क्योंकि इसको क्या चाहिए होती है, इसको लाइट चाहिए होती है। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये आपकी ऑप्टिमम लाइट की सर्च में मूव करेगा, या ये क्या करेगा कि न्यूट्रिएंट के लिए सर्च करेगा। ठीक है, फूड जब चाहिए तो ये इसलिए आ जाएगा। मैग्नेटिक इंक्लूजन में क्या है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास कि जिनमें मैग्नेटिक, लाइक उनमें जब उनकी मूवमेंट किसके थ्रू होती है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ चलती है। ठीक है, और अर्थ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो उसके थ्रू जब ये मूवमेंट करते हैं अपने आप को अलाइन करके, तो वो किसके थ्रू होती है, वो मैग्नेटोसोम्स के थ्रू होती है। वो कहाँ है, वो हमारी इंक्लूजन बॉडी के अंदर ही मौजूद होती है। फिर एक और ऑप्शनल स्ट्रक्चर जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द कैप्सूल। कैप्सूल जो हमने क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर क्या होता है, कैप्सूल होता है। एडिशनल स्ट्रक्चर है, यानी ऑप्शनल है, कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। ये किससे बना हुआ है हमारे पास, पॉलीसेक्राइड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, या प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन। और इसका काम क्या है, ऑब्वियसली वही काम जो हमारे पास हमारी सेल वॉल के थे। ठीक है, एक तो क्या है कि प्रोटेक्शन है, कि फिजिकल बैरियर है जो सेल को प्रोटेक्शन दे रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है कि ये किससे प्रोटेक्शन दे रहा है, ड्राई होने से, क्योंकि एक सिंगल सेल ही तो है ना। हार्श कंडीशंस में सबसे पहले वो करेगा किसी केमिकल एजेंट से। इम्यून सेल्स जो बॉडी के अंदर मौजूद इम्यून सेल्स हैं, उनसे प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, और इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया जिनके पास कैप्सूल होगा, उनको ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। फिर एडेजन, एडेजन मीन्स कि ये एक एक बैक्टीरिया को दूसरी बैक्टीरिया से या डिफरेंट सर्फेसिस से, जो हमने बात की थी कि पेलाइस का काम है, उन वो वाले फंक्शन परफॉर्म करता है। न्यूट्रिएंट स्टोरेज, न्यूट्रिएंट स्टोरेज कैसे है कि न्यूट्रिएंट स्टोरेज का मतलब ये है कि ये बेसिकली जो कुछ कुछ कैप्सूल्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो है वो स्टोर करके उन्होंने रखा होता है कि इन द टाइम ऑफ द नीड, कि जब अगर न्यूट्रिएंट बॉडी उसको नहीं मिलेगा एनवायरनमेंट से, या उसके प्री स्टोरेज भी खत्म हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, कैप्सूल्स जो है दे बिकम द न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर्स। ठीक हो गया। तो ये कब होंगे, इसका मतलब ये है कि ये बहुत रेजिस्टेंट है, कि ये हार्श एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर जाएंगे। इम्यून इवेजन, जो अभी इम्यून इवेजन का मतलब ये कि होस्ट को ये क्या करेंगे, उसके इम्यून सिस्टम को चक्कर दे देंगे। ठीक है, और उसको वहां से इवेट, इवेट का मतलब ये कि बाईपास कर जाएंगे उसके सिस्टम को, और इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। ठीक हो गया, इसीलिए इनको ट्रीट करना मुश्किल होगा। विरुलेंस फैक्टर, विरुलेंस फैक्टर की भी हमने बार बार बात की है कि क्या, कितनी कितनी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, कि डिजीज कॉजिंग एबिलिटी इज कॉल्ड विरुलेंस। तो वो हमारे पास क्या क्या करेगी कि डिजीज कॉज करेगी, बैक्टीरियम एबिलिटी टू कॉज डिजीज।
तो वो क्या है कि ये आपके पास क्या करेगी, इम्यून सिस्टम को अगर डॉज कर देगी तो ऑब्वियसली डिजीज कॉज करेगी। ठीक है, और इसी की वजह से बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी आ जाएगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन तो कॉज करेगी करेगी, प्लस दवाई के अगेंस्ट भी, यानी कि जो उसकी ट्रीटमेंट है उसके अगेंस्ट भी इसको एक्स्ट्रा एडवांटेज देगी। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा हेल्प कर वो करनी पड़ेगी, मेहनत इस किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर। ठीक हो गया। तो ये आज का तो हमारा था थोड़ा सा चंद एक चीजें जो हमने पढ़ी कि हमारे पास क्या है, कि डाइवर्सिटी क्या है, और मोड ऑफ लाइफ क्या है ओवर द प्लैनेट अर्थ, और थर्ड क्या है हमारे पास के जो दो बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, तो उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, या प्रोकैरियोट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये इतनी डिटेल में करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मैंने इनको पढ़ा था तो मुझे ये था कि समटाइम्स क्या होता है, किसी एक ऑर्गेनेली पे आपके पास लिखने को आ जाता है, नोट लिखने को आ जाए। तो मेरे हिसाब से ये अगर आपका जो एक एक मैंने जितनी डिटेल में पढ़ाया है, अगर आप वो भी पूरा लिख देना, 5 नंबर का आपका वो बन जाता है, या 2.5 नंबर का भी आए तो वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन इनमें से बनता है वो डिफ्रेंशिएशन बनती है, करेक्टरिस्टिक्स बनती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की, या इनका कंपैरिजन पर। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बेटा प्लीज डिस्कस कर लें जल्दी से, उसके बाद फिर हम क्लास क्लोज करते हैं। क्लास एंड करें चलिए से। क्वेश्चंस दो सूरतों में नहीं आते, या तो आपको सब समझ आता है या आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ आता। तो मुझे प्लीज क्लियर कर दें ये कौन सी सिचुएशन है, ये क्लियर आने वाली सिचुएशन है या कुछ ना समझ में आने वाली सिचुएशन है। चलें, गुड है कि अगर ये क्लियर वाली सिचुएशन है। 50-50 ओके। हाँ जी बेटे जरूर कर दूंगी। अच्छा जैनब बच्चा, ये ना देखो, आपका 50-50 इसलिए होगा कि आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मैं ये नोट सेंड कर रही हूँ, आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, जब आप इसे अभी मैंने आपको पढ़ाया है इसे एक दफा, ठीक है, आपको 50% आया। जब आप इसको खुद 2 दफा से पढ़ोगी ना, तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना, ये क्लैरिटी जब आएगी तो आपको और अच्छा समझ आ जाए। ठीक हो गया ना। ठीक है, उसके बाद भी अगर समझ ना आए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर इसको मजीद क्लियर कर दूंगी। और अभी वैसे इसका जो दूसरा पार्ट है यूकैरियोट्स, जब हम आप पढ़ेंगे ना उसको, तो आपको ये मजीद समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके जी, चलें ठीक है, मैं आपको ये बेटे साइन कर रही हूँ। और इसके बाद ये है कि इसको पढ़ के आए क्लास में कल। ठीक है, और एंड आई होप कि आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप लोगों का एक या दो सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये वो वाली सिचुएशन नहीं है कि हम एट अ टाइम 6-6 क्लासेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने टाइम निकालना है इसको, और इसको पढ़ना है। ओके, ताकि हमारे अगले आने वाली चीजों में भी हमें हेल्प मिले इसको, इसके जब वो हमारे क्लियर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ क्लास को। अल्लाह हाफिज।